वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 4 जुलाई और हम कवर करेंगे 4 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूरी तौर पर मिल जाए। अच्छा, अब 4 जुलाई है तो 4 जुलाई है तो हम लोग कुछ बात करते हैं 4 जुलाई की, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो 4 जुलाई 1776, ये डेट आप याद रखिएगा। 4 जुलाई 1776, इस दिन यूएसए यानी कि जिसे हम लोग जानते हैं अमेरिका आज़ाद हुआ था। और किससे आज़ाद हुआ था? तो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। यूएसए यानी कि अमेरिका आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से। इसी कारण 4 जुलाई को यूएसए फ्रीडम डे मनाया जाता है। और ये याद रखने वाली बात इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली भारत के अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं काफ़ी गहरे हो गए हैं, काफ़ी अच्छे हो गए हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए। साथ ही साथ यूएसए जो है ना वो काफ़ी एक ताकतवर कंट्री मानी जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने जाइडस हेल्थ केयर को कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन टेस्टिंग करने की आज्ञा दी है? तो पहले तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि DCGI इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे जाइडस हेल्थ केयर है क्या, और ये कोविड-19 वैक्सीन क्या बना ली है, ह्यूमन टेस्टिंग ये क्यों कर रहे हैं, ये सारी बात हम जानेंगे। क्योंकि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, जो भी जीरो से हीरो बनना चाहता है ना उसको यहाँ पर बनने का मौका मिलेगा यदि आप लोग बिल्कुल बतौर तरीके से बिल्कुल नियमित रूप से स्टडी करोगे। चलिए, जाइडस हेल्थ केयर की यदि हम बात करें तो जाइडस हेल्थ केयर ये क्या है? ये एक अहमदाबाद में एक कंपनी है जो कि क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है जेनरिक ड्रग्स का, यानी कि दवाइयों का, ड्रग्स का क्या करती है, जेनरिक यानी कि मैन्युफैक्चर करती है। ये 1952 में फाउंड हुई थी। और किसने फाउंड करी थी इसे? रमाभाई पटेल ने इसको फाउंड किया था। और इसको हम लोग कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड के भी नाम से जानते हैं। इसके बारे में बात हो गई, सारी नॉलेज आपको पता चल गई इसके बारे में। अब बात करेंगे DCGI ये क्या है। तो सबसे पहले तो DCGI का फुल फॉर्म होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? तो ये भारत में जो भी दवाई हैं, टीके हैं, उन सब का लाइसेंस क्या करता है, अप्रूव करता है। क्या करता है? लाइसेंस अप्रूव करता है। अब यदि बात की जाए वर्तमान में हमारे DCGI कौन है, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो VG सोमानी वर्तमान में हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। अब क्या हुआ है, जाइडस हेल्थ केयर ने एक कोविड-19 वैक्सीन बनाई है जिसका टेस्टिंग जो है ये लोग जानवरों पर कर चुके हैं, परंतु ह्यूमन टेस्टिंग करनी थी। इसी कारण इनको DCGI से परमिशन लेनी पड़ेगी और इनको परमिशन जो है वो मिल गई है। और ऐसा परमिशन पाने वाली ये दूसरी कंपनी बन गई है। अब ये दूसरी कंपनी बनी है तो पहली कंपनी कौन है? तो पहली कंपनी आपको याद रखनी है भारत बायोटेक, जिसने रिसेंटली कोवैक्सीन, आपने नाम सुना होगा इसका, काफ़ी चर्चा में रही है, न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चा में रही है कोवैक्सीन। तो इसका भी ट्रायल किया जा रहा है ह्यूमन टेस्टिंग के लिए। DCGI ने इसकी परमिशन दी थी। और दूसरी कौन सी हो गई अब हमारी? तो दूसरी हो गई हमारी जाइडस हेल्थ केयर कंपनी, जिसको क्या मिल गई है, अब परमिशन मिल गई है ह्यूमन टेस्टिंग के लिए कोविड-19 वैक्सीन की। आई होप पहला क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। हाल ही में एडोल्फ फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो देखिए, रिसेंटली फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोल्फ फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब क्यों दिया है इस्तीफा और क्या ज़रूरत पड़ रही है? तो वहाँ के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो उनके द्वारा सरकार में फेरबदल करने की संभावनाओं के कारण इन्होंने एडोल्फ फिलिप ने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और एडोल्फ फिलिप जो है अब नए कैबिनेट के गठन तक सरकारी मामलों का कार्यभार संभालेंगे, सिर्फ कार्यभार संभालेंगे, सरकारी मामलों का भी ये प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। ओके,
तो ये बात समझ में आई है। अब मैं आपको एडवर्ड फिलिप की फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो यही है प्रधानमंत्री, कहाँ के? फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं फ्रांस की ओर। तो फ्रांस आप सभी लोग जानते हैं यूनाइटेड किंगडम से लगा हुआ है। यहाँ पर बेल्जियम है, ये जर्मनी लगा हुआ है, यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, ये सब ईरान से लगे हुए हैं। स्पेन भी ईरान से लगा हुआ है। इसकी राजधानी क्या है? पेरिस है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हो गए और मुद्रा इसकी यूरो हो गई। हाल ही में किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि आईआईटी कानपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मोबाइल मास्टर जी ये एक टीचिंग सेटअप है जो कि आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। अब इस सेटअप में क्या होगा? तो इस सेटअप में अलग अलग एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर का वीडियो बना सकते हैं। साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट है ना, वो काफ़ी वेट हमें हल्का होगा, जिसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए एक सीट फिट करी गई है और उस पर बुक रखने की सुविधा भी है। यानी कि आप देख सकते हो, एक तरीका का ये ऑनलाइन क्लास है जिसको आरामदायक घर का माहौल बनाकर भी हम लोग पढ़ सकते हैं। और ऐसा ही ये एक जो सेटअप है वो आईआईटी कानपुर के द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अब आईआईटी कानपुर की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। अध्यक्ष के राधाकृष्णन है और कानपुर में है। और कानपुर किस स्टेट में आता है? तो आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में कानपुर आता है। अब आईआईटी कानपुर की बात की जाए तो रिसेंटली आईआईटी कानपुर ने एक 25,000 प्रतिदिन मास्क उत्पादन करने की योजना चलाई थी। यानी कि ये एक दिन में 25,000 मास्क उत्पादित कर रहा है। और कौन कौन से मास्क? तो N95 और N99 मास्क ये उत्पादित कर रहा है। अब कुछ बात की जाए आईआईटी से रिलेटेड जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उनके वेंटिलेटर जो आईआईटी द्वारा बनाए गए हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे कि यदि बात की जाए प्राण वायु वेंटिलेटर, ये किस आईआईटी के द्वारा बनाया गया है? तो ये आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर है। यदि बात की जाए जीवन लाइट, क्या बात की जाए? जीवन लाइट वेंटिलेटर, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? आईआईटी हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। लेकिन यदि जीवन अकेले की बात की जाए कि जीवन वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया गया है। अब यदि बात की जाए रूहदार वेंटिलेटर, किसकी? रूहदार वेंटिलेटर की, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये डेवलप किया गया है। और यदि बात की जाए उसकी हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल की, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये नासा के द्वारा बनाया गया था। हालांकि ये आईआईटी नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि नासा के द्वारा बनाया गया था। ओके, तो इतने कुछ इम्पॉर्टेंट जो वेंटिलेटर है जो कि आपको आईआईटी से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एलपीजी जॉइंट वेंचर कंपनी के लिए समझौता किया है? तो सबसे पहले तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बांग्लादेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ क्या किया है? एलपीजी जॉइंट वेंचर कंपनी के लिए समझौता किया है। अब आप लोग बोल रहे हो सर जॉइंट वेंचर क्या होता है? तो जॉइंट वेंचर आप समझ लीजिए, जैसे कि हमने किसी देश से समझौता किया है सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए, यानी कि मुझे एलपीजी का कुछ काम है, मैंने इसी काम के लिए क्या किया है? एक समझौता किया है, और इस काम के बाद हमारे और आपके बीच में कोई समझौता नहीं रहेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेंचर। क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर बोलते हैं। अब इन्होंने क्या किया है? एलपीजी के लिए जॉइंट वेंचर एक कंपनी का समझौता किया है। अच्छा, अब कंपनी का समझौता किया है तो कौन कौन सी कंपनी इसमें होंगी शामिल जो कि इस कंपनी के अंतर्गत आ रही हैं? तो भारत की ओर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी, और साथ ही साथ आरआर होल्डिंग लिमिटेड, सॉरी आईओसी की ही ये कंपनी है आरआर होल्डिंग लिमिटेड, ये आईओसी के अंतर्गत ही आती है ये कंपनी, ये भारत की ओर से। जबकि रास अल
अल खैमा ये यूएई की कंपनी है, और बांग्लादेश की बेमेस्को एलपीजी, ये 3 कंपनियां हैं जो कि वेंचर कंपनी के रूप में जुड़ रही हैं। फिर से सुन लीजिए, भारत की ओर से आरआर होल्डिंग लिमिटेड, रास अल खैमा यूएई की कंपनी और बांग्लादेश की बेमेस्को कंपनी, ये तीनों ही कंपनी इस वेंचर कंपनी के लिए जुड़ रही हैं और ये जॉइंट वेंचर कंपनी बना रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अब इससे बांग्लादेश में जो एलपीजी की आयात है उसकी जो लागत है वो कम हो जाएगी। यानी कि एलपीजी की जो आयात और निर्यात होता है, तो आयात की जो लागत है वो कम हो जाएगी और वहाँ के लोगों को कम पैसों में एलपीजी गैस मिलेगी। अब इसमें जो जॉइंट वेंचर हुआ है तो इसमें भारत और बांग्लादेश दोनों का 50-50% हिस्सेदारी है, यानी कि 50-50% समझौता है। अब यदि बात की जाए बांग्लादेश देश की, इसकी राजधानी ढाका है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं, शेख हसीना इसकी प्रधानमंत्री हैं और बांग्लादेशी टका इसकी मुद्रा है। हाल ही में किसने भारत को एमएसएमई के लिए $750 मिलियन के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? अब देखिए, बात की गई है इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम की। तो देखिए, जो वर्ल्ड बैंक है या फिर कोई भी बैंक होता है या आईएमएफ हो, यानी कोई भी बैंक हो जो कि ऋण देता है, तो वो एक अपने अलग अलग कार्यक्रम के लिए लोन देता है। अब ये इन्होंने जो लोन दिया है वो इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम के तहत दिया है और एमएसएमई को दिया है। अभी हम इनकी भी बात करेंगे। फिलहाल तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्ल्ड बैंक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो $750 मिलियन की क्या दी है? भारत को मदद दी है वर्ल्ड बैंक ने। किस कार्यक्रम के तहत? इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम के तहत। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग। अब रिसेंटली क्या हुआ था? कोरोना वायरस आया था, जिसके कारण काफ़ी समय तक हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा रहा है और वहाँ पर सभी एमएसएमई का जो काम है, जो धंधा है, जो उद्योग है वो ठप पड़ा रहा, जिससे कुछ जो एमएसएमई है, यानी कि ज़्यादातर एमएसएमई घाटे में चले गए थे। इसी कारण भारत ने क्या कहा? एमएसएमई के लिए वर्ल्ड बैंक से $750 मिलियन के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को अपनाया है। अब यदि बात की जाए एमएसएमई से, तो रिसेंटली भारत सरकार ने एमएसएमई के लिए एक और कार्यक्रम चलाया था जो कि इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो क्या था? तो एक फ़ंड बनाया गया था जिसका नाम था स्वावलंबन। क्या था? स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पांस फंड। क्या था? स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पांसिव फंड। ये एमएसएमई के लिए फ़ंड बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था? तो ट्रेड्स के द्वारा बनाया गया था। ट्रेड्स यानी कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम, ठीक है। तो ये ट्रेड था, इसके द्वारा बनाया गया था। अब ट्रेड तो कहना सर हम जानते नहीं हैं, तो आप सिडबी को जानते होगा। किसको? सिडबी को। जैसा कि हम लोग के लिए हर एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए एक अलग संस्था होती है जो कि उसे मॉनिटर करती है, उसी प्रकार से एमएसएमई को सिडबी मॉनिटर करती है। इसका मतलब क्या होता है सिडबी का? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और चेयरमैन इसके कौन है इस समय? मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके चेयरमैन हैं। तो सिडबी भी आपको याद रखना है। ये क्या फ़ंड जो बनाया था उसका नाम क्या था? स्वावलंबन उसका नाम था। किस टेक्निक के? ट्रेड्स टेक्निक के तहत। और किसने बनाया था? तो सिडबी ने बनाया था। और रिसेंटली कितने $750 मिलियन किसने दिए? वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं। वर्ल्ड बैंक, इसकी यदि बात की जाए, इसकी स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। डेविड मलपासा इसके राष्ट्रपति हैं। अंशुला कांत इसकी वित्तीय अधिकारी हैं। हाल ही में किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेट से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी दोनों ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अब इन दोनों को क्यों किया गया है, क्या काम किया है इन्होंने ऐसा? तो दोनों ही ने कोविड-19 महामारी को रोका है और उस रोकने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उन्हीं प्रयास के लिए इनको ये सम्मानित किया गया है।
अच्छा, सम्मानित किया गया है तो किसने किया है? तो कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क, नाम याद रखिएगा, कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने क्या किया है? इनको सूची में शामिल किया है। और 38 अमेरिकी नागरिक और हैं जिनके साथ इन दोनों ही को सम्मानित किया गया है। इन्होंने क्या काम किया है? कोरोना वायरस की महामारी रोकने के लिए जो प्रयास किए हैं उनके लिए। अब यदि हम डिटेल वाइज एनालिसिस करें तो सिद्धार्थ मुखर्जी की यदि हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये कौन है? तो ये भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी हैं, लेखक भी हैं, फिजिशियन भी हैं। ये कौन है? ये तीन चीज़ें हैं। क्या? पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी हैं, लेखक और फिजिशियन भी हैं, ठीक है। और यदि बात करें हम लोग राज चेट्टी की, तो ये राज चेट्टी कौन है? तो ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, इसमें ये इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। क्या है? अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। अब यदि सिद्धार्थ मुखर्जी की और बात की जाए तो उनको पुलित्जर पुरस्कार 2011 में दिया गया था। इनकी एक बुक थी द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर, उसके लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार 2011 में गया था। साथ ही साथ 2014 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, आपसे घुमा के पूछ सकता है। यदि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग डायरेक्ट आंसर लगा दोगे, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया कि इनको पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो 2011 में दिया गया था और पद्मश्री 2014 में दिया गया था। अब यदि राज चेट्टी की बात की जाए तो इनको भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। और कब दिया गया था? तो 2015 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। तो ये हैं राज चेट्टी और ये हैं सिद्धार्थ मुखर्जी, और इन्हीं को ग्रेट इमिग्रेंट्स, ग्रेट अमेरिकन्स 2020 माना गया है, यह अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा 38 अमेरिकी नागरिक और थे इसमें शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो देखिए, इस पुस्तक का जो विमोचन है वो एम वेंकैया नायडू ने किया है, और इस पुस्तक का पूरा नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड। ये इस पुस्तक का पूरा नाम है। अब यदि मैं बात करूं ये पुस्तक लिखी किसके द्वारा की है गई है, तो CA पट्टाभी राम। क्या है? CA पट्टाभी राम, इनके द्वारा ये लिखी गई है। और इसको वर्चुअली क्या किया गया था? होस्ट किया गया था। और किसके द्वारा होस्ट किया गया था? तो ICT अकेडमी के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, जो कि वर्चुअली किया गया था। अब यदि इस पुस्तक की बात की जाए तो इस पुस्तक में है क्या? तो इस पुस्तक में हायर एजुकेशन के कुछ प्रमुख पहलू हैं जिनको डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ इस पुस्तक में भारत के जो 5000 शिक्षक हैं, लगभग 5000 शिक्षक, उनका सर्वे किया गया था, और इस सर्वे की पूरी डिटेल एनालिसिस इस पुस्तक में दी गई है। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। हाल ही में किस बॉलीवुड कोरियोग्राफर का निधन हो गया है? तो सभी जानते हैं ऑप्शन ए यानी कि सरोज खान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सरोज खान, जिनका वास्तविक नाम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्मला नागपाल। क्या नाम था इनका? निर्मला नागपाल, ये इनका वास्तविक नाम था। तो सरोज खान, जिनका वास्तविक नाम निर्मला नागपाल था, उन्हीं का निधन हो गया है। अब देखिए सरोज खान, इनको काफ़ी लोगों ने देखा होगा, काफ़ी इन्होंने सीरियल भी होस्ट किए हैं, कुछ फिल्मों भी काम किया है। डांस विद सरोज खान ऐसा कुछ करके नाटक भी आता था इनका। तो गीता मेरा नाम इनकी फ़िल्म थी, जो कि पहली बार स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में इन्होंने काम किया था इस फिल्म में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इनका इम्पोर्टेंट सिर्फ नाम है, जो कि मैंने आपको बताया, निर्मला नागपाल। चलते हैं हम लोग कल के प्रश्न की ओर। हाल ही में आइसलैंड का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? मैंने आपको बताया था आइसलैंड का जो राष्ट्रपति है वो गुडनी जोहानसन को चुना गया है। अब मैं आपको बताया था कि ये जो इनको वोट मिले थे वो कितने मिले थे, तो 92% वोट मिले थे, यानी कि एक तरफा वोटिंग से ये जीते थे। अब आइसलैंड के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। यदि पूछा जाए विश्व का सबसे शांत देश कौन सा है, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा शांति रहती है, तो इसमें आइसलैंड पहले नंबर पर आता है।
और यदि पूछा जाए विश्व में सबसे ज़्यादा जेंडर इक्वलिटी कहाँ पर है, तो भी आइसलैंड में है। यानी कि जेंडर इक्वलिटी और शांति के मामले में ये पहले नंबर पर है। जबकि भारत की यदि बात की जाए तो भारत शांति के मामले में 142वें नंबर पर है, और जेंडर की बात की जाए, जेंडर इक्वालिटी में, तो भारत 112वें नंबर पर है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है कि आइसलैंड क्या है, शांति के मामले में पहले नंबर पर और जेंडर इक्वलिटी के नंबर में भी पहले नंबर पर आता है। शशांक मनोहर ने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अब यह पद कौन संभालेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्यवाहक के रूप में, जब तक कि नया चेयरमैन नियुक्त नहीं हो जाता है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो आपको किस प्रकार की लगी है, कैसी लगी है, क्या कोई कमी है, ये आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। आई होप वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।